नमस्कार। सेंटर फॉर एम्बिशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी सर। नमस्कार। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि वाजपेयी सर ने एक सीरीज शुरू की है, कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज बाय वाजपेयी सर। उस सीरीज पे हमें अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों द्वारा दिया जा रहा है। उसी क्रम में सर ने और हमने मिलकर डिसाइड किया कि आज कुछ और एक ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों के कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा होनी चाहिए जो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर छाए हुए हैं। उसी क्रम में सर मैं आजकल अखबारों में लगातार पढ़ रहे हैं, पिछले कई महीनों से जो है इजराइल और गाजा की एक प्रॉब्लम चल रही, युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है सर, जिसमें बहुत सारे तादाद में लोग मारे गए हैं और खासतौर से बच्चे बहुत मारे गए हैं। सर मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को, यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट या देश के सभी स्टूडेंट्स को ये जानना चाहिए कि आखिरकार ये गाजा की समस्या क्या है सर, एक्चुअल समस्या क्या है गाजा। ये थैंक यू, आपने मुझे ये मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जो गाजा है, पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये गाजा है कहाँ। ये गाजा जो है इजराइल का, अगर आप मैप देखेंगे तो इजराइल के मैप में जो उसका पार्ट इजिप्ट से टच कर रहा है, मिस्र से टच कर रहा है, वो उसे गाजा कहते हैं। बल्कि इजराइल और अगर इजिप्ट के बीच में बॉर्डर होगा तो गाजा से ही जाना पड़ेगा। तो गाजा एक छोटा सा एरिया है और यहाँ पर 2006 से हमास का कंट्रोल है। क्या हुआ था कि हमास ने लास्ट ईयर अक्टूबर में इजराइल पर एक अटैक कर दिया था और वहाँ करीब उनके 1200 लोगों को बंदी बना लिया था, कुछ लोगों को मार दिया गया था। तो ये जो स्थिति पैदा हुई उसका बदला लेने के लिए इजराइल ने पूरी सेना के साथ हमास पे अटैक कर दिया। अब हमास का जो गढ़ है वो गाजा में है। चूँकि उनका गढ़ गाजा में है, हमास ने अटैक किया था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको हम गाजा वार कहते हैं। ये इसलिए कि गाजा में हो रहा है और हमास वहाँ पर है। तो गाजा और जो गाजा में क्या चाहता है इजराइल कि हमास की इतनी कमर तोड़ दी जाए या इसको इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि दोबारा उस तरह की गतिविधि ये नहीं कर पाए जैसा कि अक्टूबर 2023 में किया था। दूसरा ये भी वो चाहेगा कि जो उसके लोग बंदी बनाए गए हैं उनमें से कुछ को तो अभी कुछ समय पहले समझौता हुआ, छोड़ दिया गया, उनको सुरक्षित इजराइल, क्योंकि ये इजराइल लाना है, क्योंकि इजराइल में एक बड़ा संवेदनशील इशू है। हमास कोई स्टेट तो है नहीं, एक आतंकवादी संगठन है एक तरह से, तो उसके विरुद्ध इतने दिन से लड़ाई चल रही है और इजराइल के ऊपर दो तरह का दबाव है। एक तो दबाव चल रहा है देश के अंदर कि आज तक तुम जो बंदी बनाए गए थे उन्हें छुड़ा के नहीं ला पाए। दूसरा दबाव चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय कि आप इतने दिन से वहाँ लड़के बहुत सारे, क्योंकि वो स्टेट नहीं है, राज्य नहीं जैसे हम भारत और ये, वो उनके गुरिल्ले जो हैं वो जनता के बीच छिपे रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं और निरीह लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं, बच्चे और महिलाएं। कई बार जो अभी रफा बॉर्डर है जो मेन जो है गाजा और इजराइल के बीच में, वहाँ पे जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें 50% महिलाएं और बच्चे हैं। तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है। तो मेन इसलिए वो चर्चा में है, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और इजराइल अपना बदला लेने के लिए ऊपर उन पर अटैक कर रहा है। तो सर जैसे आपने गाजा की समस्या बताई, उस समस्या में आपने ये भी कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, वो कोई राज्य नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। तो मैं ये सर जानना चाहता हूँ एक्चुअल में हमास क्या है। एक्चुअली दिस इज वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। हमास जो है, आप समझिए कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनके दो फ्रैक्शंस हैं, दो गुट हैं। एक गुट वो है अल फतह कहते हैं उसको, जो वेस्ट बैंक में आधारित है। अल फतह गुट जो है वो लिबरल आउटलुक है उनका और वो इजराइल को एक सेपरेट राज्य के रूप में मान्यता देते हैं। हमास जो है इसका गठन 1987 में हुआ था और ये ऐसा संगठन है, फिलिस्तीनियों का ही संगठन है
जो इजराइल को इंडिपेंडेंट राज्य की मान्यता ही नहीं देता, और उसने कहा कि जहां इजराइल है वहां हमें फिलिस्तीन बनाना है और हम हिंसा का भी सहारा ले सकते हैं और इजराइल का कोई अधिकार नहीं रहने का। एक्चुअली क्या है कि इसकी थोड़ा बैकग्राउंड में मैं जाऊंगा कि फिलिस्तीनियों का जब स्ट्रगल शुरू हुआ तो इनका ओरिजिनल संगठन जो था वो है पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है 64 में बना था। जब इस 64 में जब ये बना था तो इसके दो फ्रैक्शन हो गए, एक लिबरल जो फतेह वाला और दूसरा ये हमास। एक्चुअली जो इंटरेस्टिंग बात है कि पीएलओ के नेता थे यासिर अराफात, और वो उनको एक्चुअली अरब गांधी भी कहा जाता है। तो यासिर अराफात बहुत पॉपुलर हो गए, उनको जो समर्थन मिलने लगा तो इजराइल ने ही उनको कमज़ोर करने के लिए इन लोगों को इनकरेज किया अपने फाइनेंशियल, और हमास उसी का परिणाम है। ये उस तरह की घटना है जिस तरह तालिबान के निर्माण में अमेरिका का हाथ है और वो आज तालिबान अमेरिका से लड़ रहा है। तो हमास को उन्होंने यासिर अराफात के अगेंस्ट एक बैलेंसिंग फोर्स के रूप में आगे बढ़ाया और उसमें इजिप्ट भी शामिल था। ये बात अलग है कि आज वही हमास ना तो इजराइल को मान्यता दे रहा है और ये भी मान रहा है कि हम हिंसा के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए मैंने आतंकवादी शब्द यूज किया। वो कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टेट नहीं है। बहुत पश्चिमी देशों ने तो उसे आतंकवादी संगठन ही घोषित कर रखा है। इंडिया में भी ये बात उठ रही है कि हम इंडिया ने अभी घोषित नहीं किया, लेकिन ये बात उठ रही है कि उसको हम आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। तो सर इसी क्रम में मैं अगला प्रश्न फिर मेरे दिमाग में ये आता है कि हमास आतंकवादी संगठन है, कुछ देश कुछ राष्ट्र इसको थोड़ी थोड़ी मान्यता दूसरे प्रकार से भी देते हैं, उनको समर्थन करते हैं हमास को। तो हमास और इजराइल के बीच में सर उसकी तनाव की जड़ क्या है? व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ, मतलब इसके ऊपर की भी कोई बात होगी सर? एक्चुअली जो हमास और जो आप कह रहे हैं इजराइल के विवाद की जड़ की बात, एक्चुअली ये जड़ है फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद की। फिलिस्तीन का एक पार्ट हमास है और वो जड़ क्या है एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये सब इजराइल में ही क्यों जूझ रहे हैं, पहले तो ये समझना चाहिए। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन, बड़ा वो है और डीप में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आज का इजराइल है वहाँ पे एक जगह है उसकी जेरूसलम। ये जो जेरूसलम है ये 3 धर्मों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। कैसे? एक्चुअली इन तीनों धर्मों में से ज्यूज, क्रिश्चियन और इस्लाम, ये तीनों का पवित्र गढ़ वही है जेरूसलम। कैसे कि सबसे पुराना रिलीजन है ज्यूज का, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्यूज का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ज्यूज बाइबल है, उसके अनुसार वो इजराइल के ही ओरिजिनल निवासी हैं। और जो एक जगह है जेरूसलम में जिसे टेम्पल माउंट कहते हैं, वहां पर उनका सोलोमन टेम्पल था। मैं बात कर रहा हूं 6th सेंचुरी बीसी की, जब किंग सोलोमन हुआ करते थे। हाँ, उस टेम्पल में क्या हुआ कि रोमन जो है, ये आरंभ में तो क्रिश्चियंस के विरोधी थे, रोमन साम्राज्य, उन्होंने उस टेम्पल को गिरा दिया। लेकिन वो आज भी मानते हैं कि वो हमारी पवित्र भूमि है, हमारा मातृभूमि है, हमें वहां रहने का अधिकार है, हम और कहीं नहीं रह सकते। तो उस टेम्पल की एक दीवार बची हुई है। अब वो दीवार की पूजा करते हैं, उसका नाम रखा है उन्होंने वेलिंग वॉल। वेलिंग माने रोती हुई दीवार। कई बार इसको वेस्टर्न वॉल भी बोलते हैं क्योंकि जो पठार जैसा एक हिल है छोटी सी, उसका वेस्टर्न साइड में है, तो वेस्टर्न वॉल या वेलिंग वॉल बोलते हैं उसको दीवार। उसमें माथा चूम के वो लोग करते हैं, वो उनके लिए पवित्र है। अब जो माउंट के ऊपर क्या कहानी, माउंट का मंदिर तो तोड़ दिया था, क्या हुआ कि उस माउंट पे ही एक मास्क बनी हुई है जिसे बोलते हैं अल अक्सा मास्क, AQSA।
अलग सा अलग सा मॉस्क। हाँ, ये मॉस्क तो बाद में बनी, इस्लाम के काफ़ी 200 साल बाद, 8वीं शताब्दी में। लेकिन इस स्थान के लिए ये इस्लाम के लोगों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है मक्का और मदीना के बाद। कैसे? यहाँ से बताते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सफ़ेद घोड़े पर बैठकर स्वर्ग गए थे। इस अल अक्सा मॉस्क मॉस्क से, जहाँ पर बनी है उस जगह से यहाँ से वो चले गए। चले थे। राइट। तो उनका ये कहते हैं कि ये थर्ड होलिएस्ट प्लेस प्लेस ऑफ इस्लामिक पीपुल, जिनका इस्लाम धर्म है। तो वहाँ पे बाद में मॉस्क बना दी गई। तो अब ये देखिए, वो जो हिल है उसकी दीवार जीव का बिल्डिंग वाल है, उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो है, वो पूरी माउंट को ही बोलते हैं टेम्पल माउंट। ये एक कॉन्फ्लिक्ट के कारण बेसिक ये हुआ। तीसरा, अब ये बात यहीं पर नहीं है, कई बार ये उठता है कि ये सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ये इजराइल का ही क्यों साथ देते हैं? वैसे तो ये मानव अधिकारों की बात करते हैं, इतने बच्चों को मार दिया उसने, फिर भी उसे उसके ऊपर सहयोग देते चले जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि एक्चुअली जो क्रिश्चियंस के धर्म के प्रवर्तक थे, ईसा मसीह, ये ओरिजिनली ज्यूज ही थे। ज्यूज थे। ये ज्यूज उसी में जब मंदिर में गए, वो वहाँ पे फेस्टिवल लगता था टेम्पल माउंट में, टेम्पल माउंट पे, तो तब ईसाई धर्म नहीं था। तो वहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार देखा, लोग मीट खा रहे हैं और उस तरह की बुराइयां नैतिक वहाँ चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इस धर्म में सुधारने की जरूरत है। तो जो सुधारने के लिए उन्होंने उपदेश दिए, तो एक्चुअली ईसा मसीह तो ज्यूज ही थे, उसको सुधारने के लिए उन्होंने जो उपदेश दिए, उन उपदेश को मानने वालों ने अपना नाम रख लिया क्रिश्चियन। तो न्यू टेस्टामेंट उन उपदेशों को कहते हैं। तो बाइबल का जो न्यू टेस्टामेंट है वो ईसाइयों का है, क्राइस्ट के उन्हीं उपदेशों की बात। हाँ, ओल्ड टेस्टामेंट वो ज्यूज का है। अब यहाँ की बात क्या है कि उनका जन्म भी वहीं हुआ था, क्राइस्ट का क्या है, वहाँ उसके आउटस्कर्ट में एक जगह बेथलेहम में एक चर्च है। उस चर्च को कहते हैं चर्च ऑफ नेटिविटी, उत्पन्न होने का। वो इसे दूसरा नाम भी है उसका, होली सेपल्चर। वो क्रिश्चियंस के लिए बिल्कुल वहीं पर है, वो क्रिश्चियंस के लिए सबसे पवित्र स्थान है। चूंकि क्रिश्चियंस और ज्यूज एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं, एक्चुअली एक टर्म आगे और आएगा, मैं यही, ये तीनों के गॉडफादर अब्राहम है। अच्छा, तो जिससे वो अब्राहमिक रिलीजन जो है, हाँ, वो इन्हीं तीनों के बारे में कहा जाता है। बस इस्लाम धर्म में अब्राहम का नाम कर दिया है इब्राहिम, इनके गॉडफादर है। यहाँ अब्राहम चला आ रहा है, तो तीनों अब्राहमिक रिलीजन है। तो ये तीनों के लिए पवित्र स्थान है। ये मैंने इसलिए प्रकाश डाला कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। अब ये हुआ क्या कि जब ऑटोमन साम्राज्य आया वहाँ पर, फिलिस्तीन जहाँ पर अभी है, ये इजराइल तो 1948 में आया जी, पहले ये फिलिस्तीन था। तो इस पे ऑटोमन साम्राज्य का स्थान था। एक्चुअली क्या था कि ज्यूज का एक दुर्भाग्य मैं कहूँगा, कि मतलब ऐसा बहुत कम जातियों के साथ होता है, लेकिन पहले तो रोमन साम्राज्य जिनके अगेंस्ट था, उसने पीछा छूटा तो ऑटोमन साम्राज्य। इतना ही नहीं, कहानी खत्म हुई। जब ऑटोमन साम्राज्य तो हिटलर आ गया, तो ये भागते रहे। तो एक्चुअली क्या है कि ओरिजिनली जहाँ के रहने वाले थे उनका माइग्रेशन होता रहा, कुछ यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, और वहाँ पे वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया बन गया, कुछ ज्यूज रह गए। अब समझना इस बात को आप। तो जब ऑटोमन साम्राज्य के समय वहाँ ज्यूज की संख्या ही 20-25% थी, जहाँ इजराइल, और ये मेनली फिलिस्तीनी राज्य था। फिर ऑटोमन भी मुस्लिम था, इस्लाम, ये भी इस्लाम के हैं। लेकिन हुआ ये, घटनाओं का क्रम कैसे हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर खत्म हो गया, हार गया। जब ऑटोमन एम्पायर हार गया तो उसके जो एरियाज थे, उनका डिवीजन होना था, उनका भविष्य तय किया जाना था। वो भविष्य यूरोप के, वो तय किया गया कि फिलिस्तीन को जब तक ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता, ब्रिटेन के अधीन एक मैंडेट सिस्टम में रखा जाएगा। मैंडेट सिस्टम वही है जो यूनाइटेड नेशंस का भी ट्रस्ट है कि वो देख रेख करेगा उसकी,
ये यूनाइटेड नेशंस में व्यवस्था कर दी गई 1920 में। तो उसकी जब तक वो देश स्वतंत्र नहीं होगा फिलिस्तीन, तब उसकी देखरेख करने का अधिकार इनको होगा, इनको, ब्रिटेन को। ब्रिटेन को। यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटेन में एक मंत्री थे, विदेश मंत्री, उस युद्ध के समय, बेलफोर, आपने सुना होगा, बेलफोर डिक्लेरेशन। यस। तो बेलफोर ने क्या किया, इजराइल के दबाव में, या उनके जो लोग रह रहे थे उनके दबाव में आके 1917 में, मतलब 1917 में डिक्लेरेशन कर दी कि हम इस बात का समर्थन करते हैं कि फिलिस्तीन में एक इजराइल राज्य की स्थापना हो। ये मारे मारे घूर रहे हैं। ये घटना इधर हुई, लेकिन इसके पहले एक और घटना समझना जरूरी है, और वो घटना ये थी कि इसके पहले क्या हुआ कि एक थियोडोर हर्जल थे, वो जो भागे हुए यहूदियों में एक जागरूक व्यक्ति थे। उन्होंने बाहर जो यहूदी रह रहे थे उनको इकट्ठा करना शुरू किया, और उसका नाम रखा जियोनिस्ट मूवमेंट। जियोनिस्ट। तो 1897 में उन्होंने पहली जियोनिस्ट कांग्रेस बुलाई, और उसमें तय किया गया कि भाई यहूदियों का भी कोई अपना देश होना चाहिए। तब तक ये बात नहीं थी कि यहूदियों का देश वहीं होना चाहिए जहाँ फिलिस्तीन है, क्योंकि वहाँ तो गुंजाइश नहीं थी। गुंजाइश नहीं थी वहाँ। ये पता युगांडा में या और कहीं पर भी ब्रिटिश साम्राज्य में भी अपना देश बनाने को तैयार थे। ये बात चली रही थी कि बेलफोर डिक्लेरेशन आ गई। तो जो थियोडोर हर्जल है उसे फादर ऑफ जियोनिज्म कहा जाता है। अब ये जियोनिज्म जेड से शुरू होता है, ZIONISM। ये कहाँ से नाम आया? जियोनिज्म होता, ये जियोन जो है ये भी एक पवित्र पहाड़ी है जेरूसलम में। ओके। अब वो जेरूसलम से जस्ट बाहर है, क्योंकि वर्ल्ड सिटी था वो, तो वहां से जियोनिज्म आया। तो फिर बेलफोर डिक्लेरेशन की बाद ये बात शुरू हो गई कि भाई वहीं पे बनाया जाए। क्योंकि अब ब्रिटेन समर्थन कर रहा है, इट इज ए पावरफुल कंट्री, ऑटोमन हार गया है। तो ये माइग्रेशन शुरू हुआ चारों तरफ से फिलिस्तीन में यहूदियों का, और ब्रिटेन और अमेरिका ये सपोर्ट कर ही रहे थे। हुआ ये सब जब शुरू हुआ तो क्या हुआ, 19 सर मैं यहाँ रोका हूँ। ये जो माइग्रेशन शुरू हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात कर रहे हैं? नहीं, ये प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम से ही शुरू हो गया। प्रथम से शुरू हो गया ये, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी को थोड़ा सा दबाव भी रखा था। जियोनिज्म मूवमेंट का उद्देश्य ही था, उद्देश्य था इजराइल राज्य की स्थापना। विवाद ये था कहाँ, तो कहाँ का फैसला हो गया बेलफोर से, ठीक है, कि अब फिलिस्तीन में हो, फिलिस्तीन में बने। तो अब चलो अपने घर। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नई बात हुई वो ये हुई कि जो यहूदी जर्मनी में रह रहे थे और सेटल्ड हो गए थे, वो नहीं कहीं जाना चाहते थे, उनको हिटलर ने फोर्स कर दिया कि तुम जाओ। हाँ, जब तुम्हारा डिक्लेरेशन हो गया है, हाँ, जगह बन गई, तो वो अपनी जगह हाँ, मतलब वो उनका इथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी था, लेकिन वो वहां ज्यादा भाग के आए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बल्कि भाग के वहां भी गए, अमेरिका भी जो ज्यूज मैक्सिमम गए हैं वो जर्मनी से ही ये वो जो न्यूक्लियर बम वगैरह बनाए जिन लोगों ने, वो सब इजराइल से यहीं से गए थे, ज्यूज थे वो सब। यस, यस, यस। काफी लोग हैं वहां पर, अच्छी लॉबी है उनकी। खैर, अब क्या हुआ कि ये प्लान शुरू हो गया। 1948 में ब्रिटेन ने कहा कि भाई मैं जाना चाहता हूं, मेरे बस में नहीं है इसकी देखरेख करना, अब यूनाइटेड नेशन फैसला करे। क्योंकि तब तक यहूदियों की संख्या फिलिस्तीन की 50% पहुंच गई थी। ओके। जब शुरुआत हुई थी तो 20-25% थे, मैंने बताया 50% करीब पहुंच गए वहां पे टोटल, मतलब मुस्लिम भी वहां रह रहे हैं। हाँ, मुस्लिम तो जेरूसलम वाला। सो 48 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्लान बनाया, और वो प्लान ये था, वो आज भी उसकी चर्चा होती है, कि आधा जो है में यहूदी रह जाएं, फिलिस्तीन का बंटवारा कर दें, और आधा में फिलिस्तीनी रह जाएं। ये बात आज बिल्कुल जायज लग रही है, लेकिन 1948 में मुस्लिम वर्ल्ड को जायज नहीं लग रही थी, क्योंकि वो तो पूरा उन्हीं का था, पूरा अरब पूरा था, नीचे से ऊपर तक पूरा उन्हीं का था। तो उन्होंने कहा कि ये हम आधा क्यों लेंगे।
तो दे रिजेक्टेड दिस प्लान 1948 वाला। 48 वाला। और उसी साल फिर इजराइल यहूदियों ने घोषणा कर दी कि हम अपना बना रहे हैं। अपना बना। अब ये पहला अरब इजराइल वार यहाँ शुरू हो गया। लेकिन अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ये उनके पास कुछ था नहीं, इनको सैनिक मदद दी। और वो अरब के जो देश हैं, भले ही वो तेल की वजह से विकसित थे, लेकिन वो डिफेंस की वजह में इतने पावरफुल नहीं थे, ये हार गए। अब ये हुआ कि हार गए, लेकिन कभी हार स्वीकार नहीं किया कि आगे देखेंगे। तो इस तरह के 4 वार हुए हैं बड़े, और चारों युद्ध में मजे की बात है इजराइल जीता है। दूसरा वार हुआ 56 में, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वार हुआ 67 में, जो डिसाइसिव हुआ। 56 के वार में इसने मतलब कहने का कि यहूदियों को, इजराइल ने अरब की कोई भूमि पर कब्जा नहीं किया, वो वहीं पर टिका रहा जहां था। लेकिन 67 में ये क्या हुआ कि आसपास के जो अरब कंट्रीज थे उनको हराने के बाद इसमें जो नॉर्थ में उसने क्या किया, सीरिया की गोलन पहाड़ियां ले ली, वो आज भी कब्जे में, आज भी कब्जे में। इधर उसने ले लिया दक्षिण में अपने, जहां इजिप्ट से लगा हुआ सिनाई पेनिनसुला, ये 67 के वॉर में ले लिया। और उधर वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों ले ली। ये 4 एरिया। ये वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं? जॉर्डन नदी के पश्चिम में है, इसलिए वेस्ट बैंक बोलते हैं। और ये दोनों पास पास नहीं है, गाजा सिनाई के पास है और वो ऊपर है। गाजा मेडिटेरियन सी से लगती है, हाँ, और ये वेस्ट बैंक जॉर्डन से लगती है। दूर दूर है दोनों दूर, कंटिग्यूअस नहीं है, निरंतरता में नहीं है। ये चारों इन्होंने ले लिए। अब क्या हुआ, इजराइल परेशान हो गया कि इतना बड़ा देश। इजराइल को उस समय अरब विश्व का नेता माना जाता था। खैर, इजराइल ने एक अंतिम प्रयास किया। अंतिम प्रयास क्या किया कि हालांकि यूनाइटेड नेशंस ने, यहाँ पे एक बात बता दूं, ये बड़ा प्रस्ताव चर्चा में रहता है, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन नंबर 242 67 का, जहां ये इजराइल को कहा गया है कि जो क्षेत्र आपने जीते हैं वापस वापस कर। लेकिन उसने माना नहीं माना। तो अब ये जो लास्ट वार हुआ 73 में, बड़ा वार, छोटी लड़ाइयां तो जैसे अभी चल रही है, इसमें क्या किया कि जिनके कब्जे कर लिए थे, सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन को और शामिल किया, इन तीनों ने इजराइल पे अचानक अटैक किया। इजराइल का सबसे पवित्र त्योहार होता है योम किपुर। तो योम किपुर का दिन था, अक्टूबर में वो, तब वो पूरा फेस्टिवल, सब लोग फेस्टिवल मनाने में मस्त थे, इन्होंने अटैक कर दिया। इसलिए 73 के वार को योम किपुर वार भी कहते हैं, क्योंकि वो त्योहार के दिन हुआ, जैसे होली के दिन कोई यहाँ कर दे। तो लेकिन ये उस वार में भी हार गए, ये तीनों लोग हार गए। इस वार में भी बहुत 60 वार चला, जब ये हार गए तो अब अरब मतलब देशों में अब एक रियलाइजेशन हुआ कि इजराइल को हराना मुश्किल है। अब क्या हुआ कि इधर अमेरिका का इंटरेस्ट जो उस एरिया में था वो ये था कि भाई किसी तरह से जो इजराइल के विरुद्ध इतनी लाभी बन रही है अरब वर्ल्ड में, तोड़ फोड़ किया जाए। तो उन्होंने जो अब्राहम एकॉर्ड अभी हुआ है उसकी शुरुआत की 1979 में। इसको अरब देशों में मतलब कहने का, मिस्र के या इजिप्ट की जनता ने वहाँ को कोसा कि तुम अपना पूरा गंवा के बैठे हो, हार भी गए लीडरशिप की। सही बात। तो अब ये कैंप डेविड अवार्ड कहते हैं, कैंप डेविड अवार्ड 1979 में। कैंप डेविड क्या है? कैंप डेविड अमेरिका के राष्ट्रपति का आरामगाह है, वहां इन्होंने दोनों को बुलाया, समझौता कराया। ये सर कैंप डेविड जो राष्ट्रपति का आरामगाह है, ये कहाँ पे, अमेरिका में ही है? अमेरिका में है। वहां पे इनको बुलाया, दोनों को बुलाया, समझौता कराया, इसलिए उस अकार्ड का नाम पड़ा है कैंप डेविड अकॉर्ड। कैंप डेविड का इनसे यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि अमेरिका को पहली सफलता मिली कि उसने कहा, इजराइल ने कहा कि ठीक है मैं सिनाई वापस कर देता हूं, लेकिन तुम डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दो कि इजराइल को यहाँ रहने, क्योंकि अभी तक कोई भी देश ऐसा नहीं था अरब वो जो कहे कि इजराइल मान्यता प्राप्त देश है यहाँ पर, वो कहते गलत है, इसको हटाना है। अभी तक तो यही था ना। तो पहली बार
इसमें इजिप्ट मान्यता ने दी। बात कही, मान्यता मान्यता दे दी। उसके बाद जब बहुत दिन तक ये मामला शांत रहा, 94 में जॉर्डन ने मान्यता दे दी, ठीक है नहीं। सीरिया ने मान्यता नहीं दी, तो उसकी गोलन हाइट अभी इसी के पास अभी है। इन्हीं के पास इजराइल। अब इधर क्या हुआ, इधर आंदोलन जो चला इनका, मैंने बताया था, पीएलओ पीएलओ ने अपना अलग प्रतिरोध, जैसे स्वदेशी आंदोलन होता है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना के ऑर्गेनाइजेशन, उसका आंदोलन। हाँ, और भारत ने भी उसका समर्थन किया, और इंदिरा गांधी के बहुत खास संबंध थे उनके। पीएलओ का हमने आपको बता दूं इंडिया में मुख्य ऑफिस भी है। वी हैव गिवन हिम एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल रिकॉग्निशन दिया हुआ है। स्टिल देयर इज यस, ऑफिस। स्टिल इट इज ऑफिस देयर। ओके। फिलिस्तीन को, और हम लोगों ने यूनाइटेड सब जगह समर्थन किया। ही वॉज वेरी क्लोज टू इंडियन लीडरशिप ऑफ दैट टाइम, इंदिरा गांधी उसमें। खैर, उनको क्या हुआ कि जब ये इतना मामला निपट गया, तो अब इसके समाधान की, 2 स्टेट सोल्यूशन की बात पे अरब देशों का भी झुकाव थोड़ा आया कि भाई हम आप पूरा तो नहीं ले सकते। ये बात उनको 48 में दी गई थी, तो नहीं लिया, तब लिया नहीं, अब मिल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति हुई। खैर, एनीवे, अमेरिका जब कोल्ड वार खत्म हुआ, अब उसमें कोल्ड वार का ये है कि पश्चिम के देश इजराइल का साथ देते थे, और सोवियत यूनियन, चाइना, ये इनका साथ दे रहे थे, अरब वर्ल्ड का। तो तनाव बना रहा, ये सबसे पुरानी प्रॉब्लम है वहाँ की। तो इसके में जो नेक्स्ट घटनाक्रम हुआ कि जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया और कोल्ड वार का अंत हो गया, तो 93 में एक समझौता हुआ पीएलओ और इजराइल के बीच में। ठीक है। इसे कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं। ये एक्चुअली नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ, इसलिए इसे इसे ओस्लो ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं। ओस्लो अकॉर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि पीएलओ ने भी पहली बार माना कि इजराइल को हम रहने देंगे, स्टेट की और इजराइल ने माना कि ठीक है, वेस्ट बैंक और गाजा में तुम्हें दे रहे हैं। ये वापस कर दिया उनको। तो वो ऑटोनोमस बना लिया, अभी डिफेंस वगैरह उस जिम्मेदारी उसकी। लेकिन उद्देश्य था कि धीरे धीरे यही एक फिलिस्तीनी राज्य बन जाएगा। अब यहां से एक तीसरा डायमेंशन शुरू है इस प्रॉब्लम का, कि जब अराफात ने समझौता कर दिया, तो फिलिस्तीनियों में जो वैसे थे उग्रवादी, जैसे उस तरह की बात थी कि नेहरू ने, वो गांधी ने वापस ले चौरी चौरा, कितनी आलोचना हुई। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर दिया तुमने, तो पूरा इजराइल हमारा है और हम इजराइल को मानता नहीं देते। ये वो सिचुएशन थी जिसने हमास को मजबूत कर दिया। और ये वो लोग रहे होंगे जो सिचुएशन को सॉल्व नहीं होने देना चाहते होंगे। हमास ने कहा कि मेरा स्ट्रगल जारी रहेगा। और अच्छा, कुछ इजराइल की भी गलतियां हैं। इजराइल ने क्या किया कि कागज पे तो साइन कराया कि 2 अरब बनेंगे, और इधर उसी वेस्ट बैंक में अपनी बस्तियां बसाते रहे। तो फिलिस्तीनियों लोगों को लगा कि अल फतह जो कह रहा है इसमें ज्यादा दम नहीं, हमास वाली बात सही है। सो 2006 में चुनाव हुए पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी के। उसमें मजे की बात है, मेजॉरिटी हमास को मिल गई मेजॉरिटी। लेकिन पश्चिमी देशों, दूसरों के दबाव में हमास को सत्ता नहीं दी गई। तो वो 2006 में ही उन्होंने गाजा पे कब्जा कर लिया। इस तरह वो गाजा पे आए। इस तरह वो आज इजराइल दोबारा से उस गाजा को आए, और आज ये हमास से स्थिति वापस लेने के लिए लगातार लगा हुआ है, लगातार संघर्ष कर रहा है। युद्ध चल रहा है। आज 2 स्टेट के लिए अब इजराइल ही तैयार नहीं है। इजराइल का तर्क ये है कि जब तक हमास जैसे गुट रहेंगे तब तक इसका समाधान नहीं हो, क्योंकि मेरी सुरक्षा को खतरा है। भाई, उसको ने कहा कि मैंने समझौता किया, लेकिन हमास ने नहीं माना, तो ये तो अब फिलिस्तीनियों की जिम्मेदारी है कि इसको मनवाए, इससे मेरी सुरक्षा को खतरा है। अब इसमें मन से पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि हमास खत्म हो, और हो सकता है कि अल फतह जो उदारवादी हैं वो भी चाहते हो कि ये खत्म हो तो समझौता हो। तो जब तक हमास है, लेकिन अब ये स्थिति उल्टी ही होती जा रही है कि इजराइल की आलोचना अंदर और बाहर दोनों जगह बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो बाहर इसलिए बढ़ रही है कि बच्चे और वो मारे जा रहे हैं, अंदर इसलिए बढ़ पा रही है कि साल भर से युद्ध में इतना पैसा खर्च हुआ, हमास अभी खत्म ही नहीं हुआ। अब ये अनिश्चितता के दौर, हमास क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्योंकि वो स्टेट नहीं है, वो जनता के बीच मिले हुए हैं। वो जैसे खेती भी कर रहा है, रात में अटैक कर देगा,
इंडस्ट्री में वर्कर है, वो मौका पड़ने पर वहां भी काम कराएगा। तो ये स्थिति है। ऐसा लगता है कि अगर हमास की स्थिति ऐसी है तो हमास को एकदम खत्म करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपकी पूरे जो आपने इसका जो हाँ, उसको समर्थन मिला हुआ है दूसरे समर्थन मिला, मुस्लिम वो कंट्रीज उसकी का। विचारधारा है जो अपने अंदर तक गई फिलिस्तीन के हुई है। लोग भी उसको, क्योंकि इजराइल की भी गलतियां हैं। इजराइल की भी गलती। तो इसका सर समाधान क्या है बेसिकली? एक्चुअली ये समाधान पे भारत और दूसरे देश भी, अमेरिका सभी कह रहे हैं कि 48 का 2 स्टेट सोल्यूशन ही अंतिम समाधान है। अब अगर हमास वीक होता है तो हो सकता है इस बात को फिलिस्तीन तैयार हो जाए मानने को कि 2 स्टेट सोल्यूशन को मेजॉरिटी मान ले। लीडरशिप ने दस्तखत किया था, लेकिन दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां रहीं और वो 2 स्टेट सोल्यूशन जो 93 के बाद आना था वो नहीं आ पाया। तो मैं अपने हिसाब से जो मैं समझ रहा हूं कि जो वहां की जटिल स्थिति है उसमें हमास अगर कमजोर होता है तो धीरे धीरे ये फिलिस्तीनियों में एकता लाना चाहिए पहले, कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप लड़के ले पाएंगे? वो मुझे नहीं लग रहा है। जिस तरह की स्थिति है कि पश्चिमी देश, पूरा अमेरिका हथियार दे रहा है, दूसरी जगह से मिल रहा है, इजराइल खुद ही बहुत टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, तो मुझे नहीं लग रहा है हाँ कि ये इजराइल से जीत के ले पाएंगे, क्योंकि ये 48 से चल रहा है, 8 डिकेड्स हो गए, मुझे बड़ा मुश्किल। हाँ, अब ये समझने को तैयार नहीं है हमास की लीडरशिप। तो जब कोई वैसे नहीं समझने को तो वीक होके समझे, लेकिन इस समस्या का समाधान तभी होगा जब इजराइल के दोनों गुटों में एकता होगी और ये समझौते के लिए एक राय बना लेंगे। तो हमास का एग्री होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमास एग्री नहीं हुआ तो इजराइल नहीं एग्री करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे सुरक्षा को खतरा है। मुद्दे और भी हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है इस समय। सर, इस पूरे प्रकरण में भारत की सरकार का क्या दृष्टिकोण है इस पर? ये भी एक आप ये जो प्रश्न है, ये भारत का दृष्टिकोण, भारत तो कहता नहीं बदला है, लेकिन शिफ्ट हुई है पोजीशन। ऐसा है कि इसको समझने के लिए हम भारत की विदेश नीति को 2 भागों में बांटना जरूरी है। एक 91 के पहले जब कोल्ड वॉर चल रहा था और हम अमेरिका के गुट थे और पश्चिमी देशों से हमारे संबंध खराब थे। एक्चुअली क्या था कि इंडिया ने जो अरब वर्ल्ड है उसको 2 कारणों से कभी नाराज नहीं करना चाहा। एक तो तेल का एकमात्र साधन वही था हमारे लिए, दूसरा हमारे यहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी मात्रा में है, तो हमारे उनके संबंध खराब होंगे तो इसका डोमेस्टिक प्रभाव पड़ेगा। तो भारत ने एक तरफा इजराइल का विरोध किया और फिलिस्तीन का समर्थन किया 91 तक एक तरफा। इवन हमने इजराइल राज्य को मान्यता दे दी, लेकिन उससे पूर्ण कूटनीतिक संबंध भी नहीं स्थापित किए। पीएलओ को हमने ऑफिस बनाने दिया। तो 91 तक एक तरफा भारत ने फिलिस्तीन राज्य का समर्थन किया। हमने पूरी मदद दी, जो भी पीएलओ को हम दे सकते हैं। जो हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन होता था उसमें पीएलओ के बारे में हर बार इंडिया के कहने पर अलग प्रस्ताव पारित होता था कि इनको राज्य बनाओ। पीएलओ को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, अभी तो मेंबर की बात चल रही है वर्तमान में, वो भी इंडिया का योगदान था उसको दिलाने में। खैर 91 के बाद सिचुएशन बदली और इधर 2-3 घटनाएं हो गई कि अरब दुनिया ने भी आंखें मूंद ली इस समस्या से, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये सब चीजें आ गई। तो इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी को बैलेंस करने की किया और बैलेंस का पहला नतीजा है कि 92 में हमने इजराइल के साथ पूर्ण डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर ली। अब ग्लोबलाइजेशन के युग में इंडिया ने क्या किया, यहां से ऐसी पॉलिसी शुरू किया। पहले तो हमने सारे एक ही बर्तन में अपने अंडे रखे हुए थे, अब हमने अरब को भी साथ लिया, इजराइल को लिया। अरब देशों में हमने ये जो संतुलन की नीति अपनाई कि अरब देशों में विशेषकर सऊदी अरबिया, यूएई, ओमान, इन देशों में भारत, ईरान, इन देशों में भारत के संबंध अच्छे बने रहे इजराइल। और चूंकि वहां भी ऐसा कोई बड़ा तनाव नहीं था तो ये संभव था। आज ये मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आज हमें फैसला करना पड़ रहा है कि हम इधर हैं कि इधर हैं। तो भारत ने 91 के बाद संतुलन की नीति अपनाई। इजराइल के साथ भी हमारे इंटरेस्ट है, जैसे
डिफेंस में ड्रोन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत आगे है। बहुत आगे है। एग्रीकल्चर में जैसे ये ड्रिप इरिगेशन का आप देखते हैं, एग्रीकल्चर उनके पास लैंड नहीं है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पानी नहीं है, और उसको किस तरह यूज करना है। तो ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से हम इजराइल से भी एक रिलायबल पार्टनर है हमारा। तो आज हम बैलेंसिंग की नीति पे चल रहे हैं। हालांकि इंडिया अब भी यही कहता है कि फिलिस्तीनी राज्य का हम समर्थन करते हैं, और इजराइल से भारत की इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि इस बात पे वो बुरा नहीं मानेगा, और अरब देशों से इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल से हम बात करते रहेंगे, नहीं मानेगा। जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद तो स्थिति भारत के फेवर में हुई। ये अब्राहम अकॉर्ड में क्या हुआ था, जो इजराइल के साथ कैंप डेविड है, ये उसी का विस्तार है। एक्चुअली जो ट्रंप थे, ट्रंप ने अपने दामाद को पश्चिम एशिया में फॉरेन पॉलिसी का एडवाइजर बनाया, एंड ही वाज ए जीव। यस। सो ट्रंप के समय में बहुत प्रयास हुआ कि अरब वर्ल्ड में मतभेद हो जाएं और इजराइल बढ़ जाएं और इजराइल के साथ हो जाएं तो समस्या खत्म हो। तो कैंप डेविड वाज एक्चुअली कुशनर नाम है, कुशनर के दिमाग की उपज थी। इसमें ये उसने शुरुआत किया। अब्राहम अकॉर्ड में 4 देशों ने दस्तखत किए इजराइल के साथ। यूएई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बहरीन, सूडान और मोरक्को। अब इजराइल को जो टोटली बाहर माना जाता था कि हम इसको नहीं मान्यता देंगे, अब बीच की स्थिति आ गई है। जॉर्डन पहले कर चुका था, वो तो अभी तक 6 अरब देशों ने इजराइल को मान्यता दे दी है। तो भारत का काम अब्राहम अकॉर्ड से थोड़ा आसान हुआ। हालांकि और चीज़ें दिक्कत वाली होती जा रही हैं कि अरब इजराइल वार की वजह से अब सऊदी अरबिया भी शामिल होना चाह रहा था अब्राहम में अकॉर्ड में, तो नहीं हो रहा। एक हमने आईमेक का रखा हुआ था G20 में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो क्या था, उस कॉरिडोर को यहाँ से जाना था यूएई, फिर सऊदी अरबिया, और वहाँ से फिर हैफा बंदरगाह है जी। और इंडिया ने देखो कितनी दूर दूर की सोची। हैफा बंदरगाह है कहाँ, इजराइल में, और अडानी ने उसे खरीद लिया है। तो हैफा बंदरगाह से यूनान जाना था, लेकिन ये चक्कर में पड़ गया क्योंकि अरब इजराइल में अब ये मतलब अब सऊदी अरबिया के लिए मुश्किल ये हो रहा है कि भाई इतने लोगों को मार दिया, इतना विरोध है, और मैं अगर इजराइल से समझौता कर लूँ तो ये खटाई में पड़ गया है। तो इंडिया वर्तमान में बैलेंसिंग की नीति पे चल रहा है। इजराइल से भी हम संबंध है, लेकिन हमने हमास की आलोचना की है क्योंकि हम खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं, और जो कि अक्टूबर 2023 की घटना थी, हम उसको आतंकवादी घटना मानते हैं। लेकिन जब प्रस्ताव इस चीज़ का आता है कि फिलिस्तीन का राज्य बनना चाहिए, तो इंडिया इसको समर्थन करता है। आतंकवाद का हम विरोध कर रहे हैं, फिलिस्तीन राज्य का समर्थन कर रहे हैं, और जहाँ तक राजनीतिक उसकी बात है तो हम दोनों के साथ बैलेंस बना के चल रहे हैं फिलहाल। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही कंसोलिडेटेड तरीके से पूरी समस्या पे एक बृहद डिस्कशन किया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया सर। और स्टूडेंट्स के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जाता हूं सोचने के लिए, चूंकि सर को जब आप दोबारा सुनेंगे इस वीडियो में तो आपके दिमाग में एक प्रश्न डालना चाहता हूं कि विश्व के 3 बहुत महत्वपूर्ण धर्म जिनकी वो केंद्र बिंदु है, वो जगह जेरूसलम, जहाँ ज्यूज भी हैं, जहाँ क्रिश्चियनिटी भी है, जहाँ पनपी है, और जहाँ पे इस्लाम का पवित्र स्थल भी है, धर्म के नाम पर न जाने कितने लाखों बच्चे और औरतें जो है वो इस वॉर में खत्म हो गई और आगे खत्म होते रहेंगे। ये हम सबको सोचना है और इसी को दिमाग में रख करके इसके भविष्य के सॉल्यूशंस पे भी। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज विद वाजपेयी सर, हम अगले एपिसोड में आपसे एक नए टॉपिक्स को लेकर के जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।